दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नया सेशन आपके सामने लेकर आए हैं और आज ये दोस्तों कौन सा पेपर आपको बता देना चाहता हूं मैं। जेकेएसएसबी यानी कि जम्मू कश्मीर में जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ था 2018 में, साथियों उस पेपर को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूं। साथियों इस जो क्लास की जो लाइव पीडीएफ है आपको फ्री में प्राप्त करनी है, तो दोस्तों आप इस स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आपको जाना है कोर्स में जाके आपको जाना है ओल्ड पेपर में इसकी फ्री पीडीएफ है साथियों, आपको मिल जाएगी फ्री पीडीएफ। साथियों आप वहां से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम के माध्यम से भी साथियों इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की स्टडी एट होम से संबंधित क्वेरी के लिए आप मोबाइल नंबर 8764188848 इन नंबरों पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं स्टडी एट होम पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्रैश कोर्स आपके कब से कब तक चलेगा? 8/10/2022 से आपके एग्जाम तक है। इस क्रैश कोर्स में आपकी पढ़ाई होने वाली है और दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस है आपका इस क्रैश कोर्स में रिवाइज होने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। हर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको यह प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, काफी डाउटफुल क्वेश्चन है, काफी अच्छे प्रश्न यहां पे मैं लेकर आया हूं। यदि ट्रैफिक लाइट पीली हो जाती है और आप स्टॉप लाइन के पीछे हैं तो क्या किया जाना चाहिए? बात आई ट्रैफिक लाइट की और बात आई स्टॉप लाइन से पहले की। दोस्तों यहां पर एक कंडीशन बनती है, ये आपकी स्टॉप लाइन है, आपका वाहन यहां पे है, एक कंडीशन बनती है आपका वाहन यहां पे है। दोस्तों यहां पे येलो लाइट ऑन हो गई है। कौन सी लाइट है? येलो लाइट ऑन हो गई है। दोस्तों कंडीशन ए ये है और कंडीशन बी ये है। अब इसमें है ट्रैफिक लाइट पीली हो जाती है और आप स्टॉप लाइन के पीछे हैं, मतलब आप ए कंडीशन में हैं, तो आपको क्या करना है? आपको स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना है। अगर आप कंडीशन 2 में हैं, यानी आप यहां पर स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं, फिर आपको चौराहा खाली करना होता है। ये येलो लाइट का ये 2 अर्थ होते हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो आपको रुकने की जरूरत है क्योंकि लाल बत्ती जल्द ही रुकने का संकेत देगी। रुकने की जरूरत है क्योंकि लाल बत्ती रुकने का संकेत देगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो येलो लाइट होती है, इस येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि भैया तुरंत ही क्या होने वाली है? रेड लाइट होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नाबालिग शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण की उपस्थिति में आवेदन पत्र के एक हिस्से पर हस्ताक्षर करना पड़ता है? आप सभी को पता है, मैं बताना चाहूंगा MC 50cc तक आप अगर लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो 16 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है माता पिता या संरक्षक माता पिता या संरक्षक में से कोई एक क्या करेगा? अपनी सहमति देगा। क्या देगा? सहमति पत्र देगा। और इसी का उल्लेख यहां पे किया गया है, तो इसमें हो जाएगा माता पिता और अभिभावक में से इसे 16 साल वाली व्यक्ति को जब तक ये क्या नहीं हो जाता, 18 वर्ष का नहीं हो जाता, 18 वर्ष से कम है, जब तक आपको सहमति की आवश्यकता होती है। बात आ जाती है साथियों यहाँ पे सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाना। केवल सार्वजनिक शब्द आ जाए तो यहाँ पे आपको 18 साल करना है, और सार्वजनिक इसके साथ में प्लस होके आ जाए परिवहन वाहन। सार्वजनिक स्थान पे परिवहन वाहन चलाना हो तो आपके ऊपर यहां पर 20 साल की उम्र है आपकी कम से कम होनी चाहिए। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ट्रांस जो लाइसेंस होते हैं उनके लिए 20 साल की उम्र चाहिए होती है। ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कितने लोग मोटर कैब में? दोस्तों एक तो होता है मोटर कैब, एक होता है मोटर टैक्सी। तो इन टैक्सी यानी मैक्सी मतलब बड़ी होती है, 7 से 12 तक व्यक्ति बैठ सकते हैं, प्लस ड्राइवर इसमें होता है। मोटर कैब होती है, साथ ही इसमें 6 प्लस ड्राइवर होता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, तभी आप क्या है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ड्राइवर में प्रश्न है वो ड्राइवर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है, लिमिटेड कंटेंट है, फिर भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें चालक को छोड़कर 6 यात्री, ऑप्शन सी जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, इसमें एक तो होता है मोटर टैक्सी और एक होता है बड़ी टैक्सी।
इन दोनों को इस नाम से हिंदी में बात करता हूं मैं तो इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो मोटर टैक्सी है ये मोटर कैब है, और ये जो बड़ी टैक्सी है ये बड़ी टैक्सी, ये मतलब मोटर टैक्सी। मोटर टैक्सी क्या है? मोटर कैब को हिंदी में मोटर टैक्सी बोला जाता है, लेकिन जो आपके मोटर टैक्सी नाम जिसका है इसको बड़ी टैक्सी के नाम से यहां पे जाना जाता है। थोड़ा सा इस हिंदी वाले नाम को आपको क्या करना है, सही करना है। वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थितियां हो सकती है? यानी कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? पाचन रोग, मिर्गी, श्वसन, क्वाशियोरकर। दोस्तों वायु प्रदूषण की बात आई है, हम श्वास लेते हैं तो श्वसन रोग यहां पे होने की संभावना रहती है। और विशेष रूप से मैं बात करता हूं जो डीजल इंजन होता है, इनमें पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिका पत्थर नाम का जो इनसे जो कणिका पत्थर जो होते हैं, तो ये कणिका मतलब तंत्र होते हैं, ये एक तरह से क्या होता है आपका मतलब प्रदूषण होता है। और डीजल इंजन से निकलने वाला जो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर, और दोस्तों इसी से बाद में जब ये वातावरण में चला जाता है इसको एसपीएम बोला जाता है। और इस एसपीएम का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्वसन रोग इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये पीएम जो मैंने बताया है, ये पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर है, वो केवल डीजल इंजन से निकलता है, पेट्रोल से नहीं निकलता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आपके सामने 5 है। सिलेंडर हेड में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए अधिकांश पिस्टन इंजनों में निम्नलिखित किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें एक वाल्व होता है जिसका द्वार कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे में बनाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा, ऐसे करके, और ऐसा वाल्व होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है पोपेट वाल्व। क्या होता है? पोपेट वाल्व। तो वाहनों में दोस्तों कौन सा वाल्व काम में आता है? पोपेट वाल्व। कहां गया? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपचारात्मक क्रियाओं द्वारा टायर की निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है? उपचारात्मक उपचार किसका किया जाता है? जो मतलब कि थोड़ा सा डैमेज हो गया है। उपचार किसका होता है? जो जैसे व्यक्ति की बात करता हूं, थोड़ा सा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मतलब उपचार करवाने के लिए। उसी प्रकार से क्या कोई मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाता है क्या? नहीं ले जाता। अगर टायर पूरा टूट फूट गया है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, लेकिन मामूली अगर कोई टूट फूट आई है या उसकी कोई मतलब डैमेज हुआ है तो उसको हम उपचार के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो ट्यूब का पंचर, टायरों का सामान्य टूटना, यात्रा के दौरान टायर फट जाता है तो भैया ये उपचार नहीं होगा। और टायरों का सामान्य टूटता है तो एक मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग वो टूटेगा, उसका भी कोई इलाज है। सामान्य टूटना, टायर का एक तरफ टूटना, यानी टायर है वो कभी किसी कील से, किसी नुकीले पदार्थों से, किसी भी कारण से पत्थों पे मतलब कि एक जगह से कट लग जाता है कोई, या कुछ मतलब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको साथ में उपचारात्मक क्रियाओं द्वारा सही किया जा सकता है। टायर का एक तरफ टूट फूट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यातायात चिन्ह की अष्टकोणीय आकृति निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रदर्शित करती है? अष्टकोणीय आकृति आप सभी को पता है, अष्टकोणीय आकृति किस टाइप से होती है आपको मैं यहां पर बनाकर दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये होता है स्टॉप संकेत। क्या होता है? स्टॉप संकेत होता है। यहां पर इसका मतलब होता है वाहन रोके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये अष्टकोण है और ये एक प्रकार का क्या है? आदेशात्मक संकेत है। क्या है साथियों? आदेशात्मक संकेत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीला वर्ग किस यातायात संकेत को दर्शाता है? नीला वर्ग, नीला यानी साथियों ब्लू, और ब्लू सर्कल कहां होता है आप सभी को पता है, यहां पर नीला वर्ग आया है। वर्ग हमेशा क्या होता है? चौकोर आकृति में होता है। चौकोर आकृति में जो संकेत होते हैं वो सूचना संकेत होते हैं, मतलब कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचनात्मक संकेत। ये सूचनात्मक संकेत केवल जानकारी के लिए होते हैं, वो चाहे दूरी की हो, किसी स्थान की हो, किसी सुविधा की हो, इस प्रकार की जानकारी होती है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कणों और गैसों का मिश्रण है जो बाहर और अंदर दोनों जगह है हानिकारक सांद्रता तक पहुंच सकता है? वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी, थर्मल, दृश्य। तो दोस्तों यहां पर कण और गैस दोनों की बात आ गई है, तो ये वायु प्रदूषण, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 स्ट्रोक साइकिल ऑटोमोबाइल इंजन के लिए निम्न में से किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल संवहन, वेट संप प्रणाली, ड्राई संप संवहन प्रणाली, धुंध संवहन प्रणाली। जो 4 स्ट्रोक की बात करते हैं तो यहां पर जो वेट यानी कि वेट संप जो संवहन प्रणाली होती है, इसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न है,
किस तापमान पर सड़कें सबसे अधिक फिसलन भरी होती है, यानी सड़कें कब ज्यादा फिसलती है, अत्यधिक बारिश की बात आ जाए, बर्फीली क्षेत्र की बात आ जाए, जहां पर दोस्तों स्नो चेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्नो चेन का मतलब क्या होता है, स्नो चेन यानी यहां पर आपके जो टायर होते हैं, टायर के ऊपर क्या करते हैं, एक चेन से लगा देते हैं जिससे कि टायर फिसलते नहीं है। तो आपको याद रखना है यह हो जाएगा हिमांक के करीब, यानी कि पानी के जो बर्फ में जमने के करीब का जो आपका टेम्परेचर होता है, वहां सड़कें क्या होती है, फिसलन भरी होती है। हिमांक के करीब इसका आंसर हो जाएगा। आपका 108 आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जो 108 नंबर है आप सभी को पता किसके हैं, एम्बुलेंस के हैं। किसके हैं, एम्बुलेंस के हैं। आपके 1 नंबर किसके होते हैं, फायर के होते हैं। 100 नंबर किसके होते हैं, पुलिस के होते हैं। और 1033 नंबर किसके होते हैं, एनएच हेल्पलाइन होते हैं। आप सभी को पता है, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो इनके ऊपर हम कैसे पहुंच सकते हैं, इनसे कैसे सहायता ले सकते हैं, वो होता है लैंडलाइन और मोबाइल। अब ये लैंडलाइन क्या होता है, साथ में जो वायर्ड मोबाइल है, जो तार के साथ में मोबाइल होता है, पुराने जमाने में होते थे, आज भी मतलब यदा कदा कहीं देखने को मिलते हैं, तो उनको यहां पर लैंडलाइन उनको कहा जाता है, यानी कि जो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं उनको कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन के नष्ट होने के कितने दिनों के भीतर उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन है वो किया जाना चाहिए। माना कि आपके पास में एक व्हीकल है, आपने उस व्हीकल का कबाड़ा कर दिया है, टूट फूट गया है, आपने उसको नष्ट करवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपका, क्योंकि वो वाहन क्या था, आरटीओ में पंजीकृत था। कहां था, आरटीओ में पंजीकरण उसका था, तो इस पंजीकरण को तो रद्द तो करवाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस पंजीकरण को रद्द करवाने के लिए नष्ट होने के 14 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ता है, आरटीओ कार्यालय को सूचना देनी पड़ती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रस्सा वाहन के स्टीयरिंग लॉक को हटाने के लिए चालू स्थिति में क्या होना चाहिए, आपको यहां पर मैं बता देना चाहता हूं। रस्सा वाहन का मतलब है टो व्हीकल है, जिसको हम टो करते हैं, एक व्हीकल के पीछे व्हीकल को जोड़ देते हैं। इस रस्सी की जो लंबाई होती है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। और इसमें यह पूछा गया है अगर स्टीयरिंग लॉक हो जाता है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें इग्निशन जो स्विच है इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। अगर आप इग्निशन स्विच को ऑफ कर देते हैं तो आपका स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। साथियों अगला प्रश्न, आंतरिक दहन इंजन में इंजन ऑयल का क्या कार्य होता है। आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। साथियों एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी इसमें बाहर ईंधन को जलाया जाता है और इसमें अंदर जलाया जाता है। यानी कि इसमें तो क्या है, सिलेंडर के अंदर और इसके सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। लेकिन दहन वो होता तो दहन कक्ष के अंदर ही है, यानी कि एक होता है एक ऐसा पात्र जिसमें हम ईंधन को जलाते हैं, वो होता है दहन कक्ष। आपको याद रखना है ये दहन कक्ष होता है। जो आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं इसमें ये क्या होता है, ये बाहर होता है। क्या होता है, बाहर होता है। और इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, दहन कक्ष क्या होता है, अंदर होता है। ये इसमें अंतर होता है। तो इंजन को ठंडा रखने के लिए, चल हिस्सों में फिसलन देने के लिए, ए और बी दोनों, सी जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चल हिस्सों का मतलब है कि जो गतिमान पुर्जे होते हैं इंजन के, उनको फिसलन यानी कि लुब्रिकेट करना, चिकनाई प्रदान करना, ताकि वो घर्षण न हो, गर्म न हो, टूट फूट ना आए। प्रश्न 16 आपके सामने है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत परिवहन वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा। साथियों आपको याद रखना है धारा 4 में क्या लिखा गया है, लिखा गया है एमसी 50 सीसी है। तो दोस्तों 16 वर्ष तक आप कर सकते हैं। बिना गियर भी इसको बोला जा सकता है। बिना गियर की मोटरसाइकिल है तो आप 16 साल में आवेदन कर सकते हैं, लाइसेंस जारी करवा सकते हैं। गियर वाली जो एमसी है मोटरसाइकिल है इसके लिए 18 साल होगा। और आपके यहां पे इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, जो एलएमवी व्हीकल होते हैं उनके लिए 18 साल और एचएमवी व्हीकल के लिए यहां पर 20 साल आपकी उम्र है वो होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक शब्द आता है सार्वजनिक, एक तो आता है सार्वजनिक और एक आता है साथियों परिवहन। क्या आता है, परिवहन। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। केवल सार्वजनिक स्थान का नाम आ जाए और मोटर कार का नाम आ जाए, मोटर सार्वजनिक स्थान मोटर कार, तो 18 साल होगा। साथ में परिवहन मिलान मिला देते हैं तो साथ में यहां पर 20 इसका आंसर है वो हो जाएगा। तो यहां पर आया है परिवहन वाहन चलाने के लिए तो 20 आंसर हो जाएगा।
चार पहिया वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सबसे प्रभावी ब्रेक सिस्टम है, सबसे प्रभावी ब्रेक सिस्टम के बताना है। तो आप सभी को पता है कोई भी व्हीकल जो होता है उसमें चारों पहियों में अगर आपके जो आपके लगे होंगे ब्रेक सिस्टम लगा होगा तो ही काम बन पाएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर चारों पहियों में, सभी चार पहियों में ब्रेक सिस्टम है वो काम करने चाहिए साथियों। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हरी बत्ती देखकर आप चौराहे पर दाहिनी ओर मुड़ने वाले हैं, अचानक आपको एक सायरन सुनाई देता है और एक फायर ब्रिगेड आपको आगे निकलने के लिए देखती है। क्या किया जाए? आप चाहे किधर भी मुड़ रहे हैं, आप अगर मुड़ना चाह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और आपको कोई अगर आपातकालीन वाहन नजर आता है, सायरन बज रहा है और आपको दिख गया है तो आपको उसको रास्ता देना है, मतलब मोड़ जारी रखें, जारी नहीं रखनी है, रुकें और फायर ब्रिगेड को आपसे आगे निकलने दें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फायर ब्रिगेड को तेज करें और ओवरटेक करें, ओवरटेक नहीं करना है, धीमा करें और अपने पीछे के सभी वाहनों को गुजरने दें। ये भी कोई जरूरी नहीं पीछे के, लेकिन ये जो फायर वाली गाड़ी है इसको आपको जगह क्या है देनी चाहिए। अगर आप इस फायर वाली गाड़ी को नहीं देते हैं जगह तो आपकी धारा 494 में ई लगाई जाती है, जिसके तहत 10,000 का जुर्माना और 6 माह की कैद या दोनों इनमें इसका प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर बता देना चाहता हूं, यहां पर एक तो एम्बुलेंस और यहां पर जो फायर वाली गाड़ियां हैं इनको रास्ता नहीं देना धारा 194 में लागू होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आप ब्रेक की सर्विसिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच करेंगे? बात आई केवल ब्रेक की साथियों, केवल सर्विस शब्द आता तो हम अलग मान सकते थे, लेकिन केवल ब्रेक की सर्विस की बात आई है तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ब्रेक तेल का स्तर, वो ब्रेक शूज की स्थिति, यानी ब्रेक की सर्विसिंग करवानी है तो ब्रेक का ही ध्यान रखेंगे। यहां पर ब्रेक ऑयल स्तर, इंजन ऑयल, ये इंजन ऑयल का नहीं करना, इंजन ऑयल हो गया और शीतलक हो गया, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ए हो जाएगा, क्योंकि केवल ब्रेक की सर्विसिंग की बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट में लाल बत्ती कहां लगाई जाती है? यह आपका ट्रैफिक का पोल है, सबसे ऊपर रेड होती है, बीच में येलो होती है और इसके बीच में क्या होती है? ग्रीन होती है। यानी कि 1 नंबर नीचे ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। अब आपको क्रम नीचे से याद रखना है ताकि इनके ऑन होने का जो क्रम होता है वो भी आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। येलो सबसे पहले ऑन होती है, उसके बाद में ग्रीन सबसे पहले होती है और येलो 2 नंबर और रेड 3 नंबर होती है। अब आपको क्रम इनका ध्यान रखना है दोस्तों। इसका मतलब होता है आप चलते रहें, इसका मतलब होता है रुकना या चौराहा पार करना, चौराहा पार करना। आपको याद रखना है दोनों अर्थ होते हैं इसके, और इस रेड का मतलब होता है रुकना। कब तक रुकना? जब तक कि ये आपके ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। इसमें भी रुकना कब तक? जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और आपकी बात करें ट्रैफिक जो सिग्नल पोस्ट है इसमें लाल बत्ती सबसे ऊपर होती है तो क्या हो जाएगा? शीर्ष पर, शीर्ष यानी माथे पर, यानी कि सबसे टॉप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाहन में ब्रेक के कार्य का सही वर्णन करता है? ब्रेक के कार्य का, ब्रेक का काम क्या होता है आप सभी को पता है, ये इसमें बताना है। इसका उपयोग गति बदलने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग आपात स्थिति में रुकने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। डी आंसर सी हो जाएगा। आप कहोगे डी क्यों गुरुजी? तो यहां पर गति बदलने के लिए भाई साहब क्लच, गियर, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है ना, आप गियर के माध्यम से बदलेंगे, गलत हो जाएगा। आपातकाल स्थिति में साथियों, आपातकाल स्थिति में आप यहां पर ब्रेक का काम मतलब कि रोक सकते हैं, लेकिन ये आपात स्थिति इस गति को कम करने के इसके अंदर ही आ गई है। आपको क्या होता है जब 2 आंसर होते हैं तो जो बेस्ट आंसर होता है, यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है इस 4 में पहले से शामिल है। यानी आपातकालीन स्थिति में क्या करेंगे हम? आपातकालीन स्थिति में ही तो हम गति कम करेंगे, वाहन को रोकेंगे, और यही इसमें आ गया गति को कम करने के लिए। मतलब क्या हुआ? आपातकालीन स्थिति में भी तो हम गति कम करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि यह बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है, यह केवल आपात स्थिति है। अगर हम बी को करें इसका मतलब है केवल हम आपातकालीन स्थिति में ही ब्रेक लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए ठीक है, प्रश्न ऑप्शन 3 है, इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। ढलान पर ऊपर या नीचे जाते समय गियर की स्थिति क्या होनी चाहिए? ढलान पर जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको कम गियर में गाड़ी चलानी चाहिए ताकि आपके एक्सीडेंट की जो संभावना है कम रहे, गाड़ी फिसलन न करे, ब्रेक फेल न हो, किसी भी प्रकार से असुविधा आपको न हो और आप एक मतलब सफलतापूर्वक पूरी यात्रा है वो कर सकें। अगला प्रश्न है, सड़क के किनारे या किनारे के पास ठोस पीली रेखा दर्शाती है। साथियों सभी को पता है
यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, ये आपकी क्या है, सड़क है, ये आपकी सड़क है और यहां पे अब पीले कलर में रेखा आई है, ये पीले कलर में एक रेखा यहां आ गई है और यहां मैं दो रेखा बनाता हूं, यहां पे क्या बनाता हूं, दो रेखा बनाता हूं। आपको ध्यान से समझना है, इधर एक है इधर दो है और बीच में भी क्या होती है, दो होती है, बीच में भी दो रेखाएं हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो यहां पर जो ये एक रेखा है इसके बारे में पूछा है, तो ये क्या है, नो पार्किंग एरिया। अगर एक रेखा है, अगर एक रेखा है तो नो पार्किंग हो जाए, नो पार्क। अगर दो रेखा हो जाती है दो किनारे पर तो नो पार्क हो जाएगा। नो पार्क के साथ में नो स्टैंडिंग, नो स्टैंड, यानी न तो आपको खड़ा रहना है न आपको पार्किंग करना है, दोनों ही काम नहीं कर सकते, ये हो जाएगा दोनों का। और ये बीच वाली लाइनें हैं, ये अति व्यस्त जो मार्ग होते हैं इनके बारे में बताती है। और यहां पर यह कहा जाता है कि चौराहों के पास में लगभग यहां जहां पर अति व्यस्त मार्ग होते हैं वहां पर दोहरी ठोस रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और इन रेखाओं को आप पार नहीं कर सकते, न ही आप इन रेखाओं के मामले में सड़क पर ओवरटेक कर सकते हैं, यानी ओवरटेक करते समय आप इन रेखाओं को पार नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये इसमें सामने आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएगा। एक मोटर वाहन जिसे अर्ध ट्रेलर जुड़ा हुआ है वह कहलाता है, आप सभी को पता है, इसको कहते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल, यानी कि इसको हिंदी में मैं बात करता हूं तो जोड़न वाहन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, जोड़न वाहन कहा जा सकता है। दूसरा शब्द इसका है यौगिक वाहन, यानी जो योग से बना है, दो वाहनों को योग करने से जोड़ने से बना है, ये तीन नाम इसके होते हैं। तो अर्ध ट्रेलर जिसके साथ में मोटर वाहन है, जिसके साथ में ये जुड़ जाए तो दोनों जुड़ते क्या हो जाएंगे, यहां पर यौगिक वाहन हो जाएंगे। ट्रैक्टर वाले भैया ध्यान देना, ट्रैक्टर का उपयोग कर एग्रीकल्चर में किया जाता है, वहां पर इसमें जोड़न वाहन इसको नहीं कहा जाता। नीचे दी गई छवि निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, सभी को पता है, यहां पर भी मीटर लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर किलोमीटर, ये मतलब कि स्पीड के लिए लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या इंडिकेट करता है आपको बताना है, ये हो जाएगा स्पीडोमीटर। मैं बात करता हूं, यहां पर दो तीन साइन होते हैं, एक तो होता है आपके स्पीड मीटर, स्पीडोमीटर होता है, आपको एक याद रखना, टेकोमीटर होता है, थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देख लेना, एक टेकोमीटर हो गया, एक क्या हो गया, ओडोमीटर हो गया। कितने अच्छे नाम है और तीनों ही कंफ्यूज वाले नाम है, आपको याद रखना है। स्पीड वाला क्या करेगा, स्पीड बताएगा, मतलब कि चाल, और चाल से क्या हो जाएगा, चाल मापी हो जाएगा। टेकोमीटर की बात करते हैं, इसका हिंदी में नाम है घूर्ण चाल मापी। अब ये क्या नाम हो गया गुरुजी, और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, इसका काम होता है आरपीएम बताना। आरपीएम किसका, इंजन जो शाफ्ट होती है, इंजन शाफ्ट का आरपीएम। ओडोमीटर क्या बताता है, ये चक्कर मापी होता है, क्या होता है, चक्कर मापी होता है, और ये कुल दूरी बताता है, कुल तय दूरी है, ये दोस्तों बताता है। और इसी मीटर में 99,999 है वो लिखे होते हैं। ये रहा आपका ये ओडोमीटर, और ये जो है स्पीडोमीटर है जो चारों ओर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नई कार के पंजीकरण की तारीख से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि होती है। नई कार की बात आई है, तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। यहां पर अगर नई कार शब्द आया है, परिवहन शब्द तो आया ही नहीं है। नई कार का, अच्छा हाँ सॉरी, यह तो पीयूसीसी की बात हो रही है। तो नई कार के लिए जो नियम है वो 2017 का नियम आप याद रखना, या BS4 का नियम याद रखना, BS4 या 6, क्योंकि जो 4 है, BS4 को कब लागू किया गया था, 2017 में। और इसके बाद जो व्हीकल आते हैं उनका जो पीयूसीसी होता है वो 12 माह के लिए होता है। एक बात आपको याद रखनी है, जो न्यू व्हीकल की बात आ जाए, न्यू व्हीकल की बात आ जाती है, न्यू व्हीकल तो नई गाड़ी के लिए कंपनी बनाकर देती है 1 साल का पीयूसीसी, इसलिए प्रथम वर्ष हमें पीयूसीसी की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाड़ी की जो नया पीयूसीसी होता है वो आपकी कंपनी बनाकर देती है। न्यू व्हीकल में पीयूसीसी 1 साल बाद में आपको लेना पड़ता है, 1 साल तक आपको उसमें नहीं करना होता है, तो इसका हो जाएगा 1 साल। अगले प्रश्न में मैं बात करता हूं, लेकिन दोस्तों 2017 से पहले की, और BS4 और 6 के अलावा जो व्हीकल होते हैं इनके लिए 6 माह का जो आपका पीयूसीसी है वो दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा भारत में शराब के प्रभाव में ड्राइविंग को अपराध बताती है, तो ऑप्शन नंबर 1 धारा 185 है, वो शराब के बारे में बताती है। और इसमें अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना पहली बार में, 15,000 का जुर्माना दूसरी बार में, 6 माह की जेल यहां है, 2 वर्ष की जेल यहां है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं इसके संबंध में, तो दोस्तों यहां पे मोटर वाहन अधिनियम 1988 कौन सी धारा, शराब के संबंध में
तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो 30 mg जो शराब होती है, 30 mg किसमें 100 ml है, 100 ml जो ब्लड होता है इसमें इसकी मात्रा अगर पाई जाती है तो आप इसमें अपराधी माने जाते हैं। ये इसकी लिमिट बना रखी है, ठीक है। और इसके तहत आपका अगर आप पकड़े जाते हैं तो 203 धारा के तहत श्वास परीक्षण किया जा सकता है। श्वास परीक्षण में असफल होते हैं तो 204 की जो धारा है प्रयोगशाला परीक्षण होता है, और इस प्रयोगशाला में साथियों आपका जो ब्लड होता है उसका ब्लड का टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट किया जाता है? ब्लड का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यहां पर जो आपकी शराब की बात आई तो एक शब्दावली आती है BAC। यहां पर आपको याद रखना है BAC शब्दावली आती है, इसको इसका भी मान पूछ ले आपको तो BAC का जो मान होता है 0.03% है, वो आपका इसमें होना चाहिए, यानी कि ब्लड एल्कोहल कंटेंट, ब्लड एल्कोहल कंटेंट इसका पूरा नाम होता है। और इसके तहत जो आपके खून में जो मात्रा होती है टोटल खून का 0.03% है, वो आपकी इसमें शराब की मात्रा निर्धारित की गई है। इस मान से ज्यादा अगर जाता है तो आप इसमें अपराधी समझे जाते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय किन चीजों से बचना चाहिए? कोहरा आ गया है तो धीरे धीरे ड्राइविंग, हाई बीम रोशनी का उपयोग करना, सड़क पर ध्यान केंद्रित करना, वाहन की खिड़की से नीचे लुढ़कना। वाहन की खिड़की से नीचे लुढ़कना इसका मतलब ये नहीं है आप नीचे चले जाओगे, मतलब वाहन की खिड़की को नीचे करना ये होता है। तो आप कोहरे में नीचे कर सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन कोहरे में हाई बीम रोशनी का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर बात करते हैं, आप हेडलाइट का जो यहां पर प्रश्न आया है, हेडलाइट का प्रश्न आया है। हेडलाइट में बारिश की बात आ जाए, बारिश की बात आ जाए, यानी वर्षा में धुंध की बात आ जाए, धुंध, कोहरा की बात आ जाए, कोहरा, या दिन में आप अगर हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमेशा क्या करना है? लो बीम में गाड़ी चलानी है। किस बीम में? लो बीम में गाड़ी का प्रयोग करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर हम कल्पना करें कि स्टीयरिंग व्हील एक घड़ी है तो इसे पकड़ने के लिए हमारे हाथ कहां होनी चाहिए? ये एक घड़ी होती है, इसमें हम बीच में से पकड़ते हैं, मतलब कि 9 और 3, बाएं हाथ 9 पर और दायां हाथ 3 पर होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माना कि ये घड़ी है और यहां पर 12 है, यहां पर 9 है, यहां पर 3 है और 6 है। हम एक तो यहां से एक यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जब आप किसी मोटर वाहन का इंजन चालू करते हैं तो क्या होता है? स्टार्टर मोटर पिनियन, दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहां पर जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील पे तो होता है रिंग गियर, और दोस्तों यहां पे जो सेल्फ स्टार्टर होता है इसका होता है पिनियन गियर, यानी कि FR को SP से मिलाना होता है। स्टार्टर मोटर पिनियन में से डिफरेंशियल सन गियर को घुमाता है। स्टार्टर मोटर पिनियन में से डिफरेंशियल सन गियर को नहीं घुमाता। फ्लाईव्हील रिंग के साथ डिफरेंशियल सन ये भी नहीं होता। फ्लाईव्हील रिंग के साथ गियर बॉक्स टॉप गियर ये भी नहीं होता। स्टार्टर मोटर पिनियन से फ्लाईव्हील रिंग गियर को घुमाया जाता है, ये हो जाएगा। स्टार्टर मोटर का पिनियन, फ्लाईव्हील रिंग गियर, फ्लाईव्हील का रिंग गियर। तो FRSP ये आप याद करें ना, फ्लाईव्हील का रिंग गियर, स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार पुलिंग का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से क्या होता है? कार पुलिंग होता क्या है? आप किसी जगह जाते हैं और दोस्तों वहां पर आप 2 व्यक्ति जाते हैं, एक ही स्थान से एक ही जगह पे काम करने जाते हैं और 2 कार लेके जाते हैं, दोनों अलग अलग। उसी जगह अगर आप एक कार का प्रयोग करते हैं तो वहां पर दोस्तों किसकी बचत होती है? फ्यूल की बचत होती है, पोल्यूशन कम होता है, खर्चा कम आता है, मेंटेनेंस कम आता है, सब कुछ कम आता है, लाभ ही लाभ है। तो आपको करना चाहिए क्या दोस्तों? कार पुलिंग। और इसको दोस्तों इससे करने से क्या फायदा होता है? वायु प्रदूषण को कम करने में कारपूलिंग क्या है? मदद करती है। यील्ड चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? यील्ड चिन्ह को दोस्तों यहां पे हम गिव वे का चिन्ह भी बोल सकते हैं, गिव वे। और दोस्तों हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रास्ता दें। क्या होता है? रास्ता दें। और ये जो चौराहे होते हैं, चौराहों के नजदीक काम में ली जाती है, और इसका सीधा सा मतलब होता है राइट साइड से। किससे मतलब होता है? राइट साइड से, यानी आपकी जो राइट साइड के वाहन है उनका दोस्तों आपको क्या करना है? उनको रास्ता आपको देना चाहिए, जगह आपको देनी चाहिए, रास्ता दें। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदर्भ में DWI का पूर्ण रूप क्या है? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है, कई बार कंफ्यूज हो चुके हैं आप। ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइविंग विथ इंटॉक्सिकेशन,
नशे के साथ गाड़ी चलाना, ड्राइविंग वाइल इन्फ्लुएंस प्रभाव के दौरान गाड़ी चलाना, ड्राइविंग विथ इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ गाड़ी चलाना। तो यहां पर दोस्तों ये हो जाएगा विथ वाला, तो क्या है, नशे के साथ है, यानी बोतल के साथ है। बोतल के साथ में आप गाड़ी चलाते हैं, यह गलत हो जाएगा। बोतल आपके हाथ में है, गाड़ी चलाते हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। बोतल हाथ में रखने से आपके नशा नहीं आएगा और आप मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आप नशा करके गाड़ी चलाते हैं, नशे में, यानी कि आपके नशा चढ़ा हुआ है, गाड़ी चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं यहां पे नशे में गाड़ी चलाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक मोटर कार एक मोटरसाइकिल के प्रतीक के साथ एक लाल रेखांकित सर्कल क्या दर्शाता है। यहां पर दोस्तों बात हो रही है, एक आपकी सर्कल होता है, इसमें एक साइड तो क्या होती है, मोटरसाइकिल बनी होती है, और दोस्तों एक साइड क्या होता है, एक साइड कार बनी होती है। क्या बनी होती है, इसमें कार को सही ढंग से नहीं बना पा रहा हूं, तो चलो कोई बात नहीं। और दोनों को ऐसे करके मतलब कि काटा हुआ होता है दोनों को, मतलब कि आपने तो क्या चला सकते हैं, फोर व्हीलर न मोटरसाइकिल, दो होते हैं। हम क्या समझते हैं, ये कार और मोटरसाइकिल का प्रतिषेध होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये नियम है आईआरसी जो आपके 2007 के जो रूल थे इनमें था, लेकिन आईआरसी 2012 का जो रूल है इनसे इसको हटा दिया गया, पता नहीं क्यों हटाया गया है। लेकिन इन नियमों में ये चित्र था, और इसका मतलब ये था कि सभी प्रकार के, जहां पर बाइक और कार दोनों आ जाए, तो यहां पर सभी प्रकार के जो मोटर वाहन है दोस्तों क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे। मोटर कारों की अनुमति और मोटरसाइकिल निषिद्ध, गलत हो जाएगा। मोटरसाइकिलों की अनुमति, मोटर कार निषिद्ध, ये भी गलत है। सभी मोटर वाहन प्रतिबंधित, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करता हूं मैं, समाचार रिपोर्टों के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो सीधा सा जवाब है आपके दिल्ली जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी चालक के लिए कठिन सड़क की स्थिति नहीं माना जा सकता। कठिन नहीं होता, एक चालक के लिए कठिन नहीं होता। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन बनता है, आप लाइक दबा दें, शेयर वाला बटन भी दबा सकते हैं आप, और कमेंट सेक्शन भी ऑन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको अगर आ रही है। अगर दोस्तों पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करना है तो इस क्लास को अंत तक आपको देखना है। राज सर की सारी क्लासें आपको देखनी पड़ेगी, और स्पेशल नोट्स के लिए आप साथियों स्टडी एट होम जो ऐप है इसको डाउनलोड करके इसके अंदर जो राज सर के नोट्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यहां पे बर्फीली तूफान, भारी बारिश, कोहरा, तीनों में दोस्तों क्या रहती है, समस्या रहती है। लेकिन गैर फिसलन सड़क है, जहां गाड़ी फिसलती नहीं है वो तो भैया अच्छी होती है, तो वहां पर सड़क की स्थिति मतलब कि कठिन सड़कें नहीं होती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार के दाहिने पैर के पेडल को क्या कहा जाता है। पेडल नंबर 1, पेडल नंबर 2, पेडल नंबर 3। ये होता है एक्सीलरेटर, ये होता है आपका ब्रेक, ये होती है आपकी क्लच। तो इसमें पूछा है कार के दाहिने पैर के पेडल को क्या कहा जाता है, तो सबसे दायां यानी कि राइट साइड में, तो राइट साइड का जो सबसे राइट का है वो क्या है, यहां पर क्या है, एक्सीलरेटर होता है। दोस्तों प्रयोग में बता देता हूं, जो राइट फुट होता है, राइट फुट होता है, फुट, तो दोस्तों इससे आप ए और बी दोनों को चलाते हैं। सी को किससे चलाते हैं, आप सी को प्रयोग में लेते हैं लेफ्ट आप फुट से। अगला प्रश्न, यदि किसी ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच लगा हो तो क्या होगा। क्लच लगा होता है, क्लच यानी इंगेज होता है, और क्लच इंगेज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, यानी कि ये आपकी क्या है, एक तरफ फ्लाईव्हील है, ये आपकी क्लच है, और यहां पे मैं एक चीज और लेके आता हूं, मेरे सामने यहां पर थोड़ा से उपकरण पड़े हैं, मैं इनके माध्यम से बताऊंगा। ये आपकी प्रेशर प्लेट है, ये क्या है, बीच में क्लच, मेरा मोबाइल क्लच है, और ये आपका फ्लाईव्हील है, और दोस्तों ये क्या है, प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट इस पे दबाव लगाती है, तो क्लच क्या होती है, इस फ्लाईव्हील के साथ में मैच हो जाती है, और जैसे ही हम पेडल दबाते हैं तो ये जो आपकी प्रेशर प्लेट है ये हट जाती है। अब आपको यह समझना है, जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं, क्लच को दबाएंगे तो प्रेशर प्लेट दूर होगी। ऐसा नहीं है कि दबाने से अंदर जाएगी, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है इसमें। यानी जब आप दबाते हैं तो ये दबाते ही दूर होती है, छोड़ते ही पास में आ जाएगी, दबाते क्या है, दूर हो जाएगी। जो आपकी है, आपकी फ्रिक्शन प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट क्या हो जाएगी, इससे इस प्रकार से क्या हो जाएगी, दूर होती रहेगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप क्या है, अच्छी तरीके से तैयारी के साथ में अपने एग्जाम के लिए जा पाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना साथियों आपको है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं। स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जकड़ लेता है। स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और डिफरेंशियल के बीच में, भैया डिफरेंशियल तो गलत हो जाएगा पूरा ही,
ये तो गलत हो गया। स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप, घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और रिएक्शन प्लेट के बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। स्प्रिंग प्रेशर प्लेट क्लच पेडल के बीच घर्षण प्लेट को दबा देगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहां कहा जा रहा है डायफ्राम स्प्रिंग को। किसको कहा जाता है? डायफ्राम स्प्रिंग जो होती है, और डायफ्राम स्प्रिंग क्या होती है? एक प्रकार से है, जो मैं अभी बता रहा था, जब हम इसको दबाएंगे तो ये विपरीत आएगी, यानी कि ये एक इस टाइप से मुड़ी हुई होती है। जैसे बीच में से प्रेस करेंगे, माना कि ऐसे, मतलब कि ये है, और इसको जैसे ऐसे करेंगे तो ये ऐसे, मतलब कि पीछे हटेगी। क्या होगी? पीछे हटेगी। देखो ऐसे पीछे हटेगी, मतलब कि उल्टा रिएक्शन करती है। ऐसे क्या है, ऐसे जकड़ी हुई है, जैसे बीच में प्रेशर लगेगा तो ये ऐसे आएगी, मतलब ऐसे। ठीक है, तो आपको समझना है यहां पर जो स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप है, यानी कि डायफ्राम स्प्रिंग है, इसको दबाएंगे तो क्या होगा? घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में क्लैंप क्या करती है? जकड़ा हुआ रखती है। तो ये डायफ्राम स्प्रिंग की बात यहां पे हो रही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब आप रात में गाड़ी चला रहे हो तब निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्टिव होता है? रिफ्लेक्ट किसे कहते हैं? चमकना, यानी जो रोशनी पैदा करता है। जैसे रोड साइन होते हैं, संकेत होते हैं, उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो साथियों क्या होता है? वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें वो चमकते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर सड़क के संकेत, केबिन की रोशनी, हाइड्रोप्लानिंग, विंडशील्ड वाइपर, तो चमकते कौन है? रिफ्लेक्टिव कौन होते हैं? आपके सड़क के संकेत होते हैं। आपके रात में जब कभी भी आप सड़क पे चल रहे होते हैं, लाइट के प्रकाश से चमकते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ड्राइविंग का बेहतर तरीका है? आपको ड्राइविंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताना है। गाड़ी चलाते समय सभी शॉर्टकट, बाईपास, सीधा निकलना। भाई साहब, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए ज्यादा। गति सीमा के भीतर ड्राइविंग, बहुत अच्छा जवाब है। भीड़ के घंटों में ड्राइविंग है, और ट्रैफिक में भी इंजन को ऑन रखें। तो दोस्तों, ट्रैफिक में इंजन को सही रखना है, लेकिन आपको जो ड्राइविंग का जो सबसे बेहतरीन तरीका पूछा है, तो आपको क्या करना है? गति सीमा के भीतर, माना कि 50 की स्पीड बताई गई है, तो आपको इससे कम रखनी है। क्या रखनी है? कम रखनी है। इसे बोला जाता है गति सीमा के भीतर ड्राइविंग करना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मिस्टर एक्स को यात्रा करना पसंद है। उन्हें गाड़ी चलाना या यात्रा करना क्या है? पसंद है, मजा आता है उसको, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। लेकिन क्या है? आयु कम है, और कम है तभी तो दोस्तों जवानी में तो दोस्तों यहां पर घूमने फिरने का, यात्रा करने का शौक रहता है ना। तो यहां पे उन्होंने हाल ही में एक सेकंड हैंड वाहन खरीदा। सेकंड हैंड का मतलब है थोड़ा पुराना वाहन खरीदा है। अगर डीजल की कीमत घटती है, मतलब डीजल सस्ता हो गया, तो भैया मिस्टर एक्स क्या करेगा? गाड़ी ज्यादा चलाएगा, यात्रा लंबी करेगा, उसके ड्राइविंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी औसत ड्राइविंग दूरी बढ़ जाएगी, सही हो जाएगा। उसकी औसत ड्राइविंग दूरी घटेगी कैसे? भैया डीजल तो सस्ता हो गया है, गाड़ी उसने खरीद ली है, यात्रा करना उसको पसंद है, तो बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आवेदक को किस फॉर्म में मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण पत्र है प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका होता है फॉर्म संख्या 5। आपको याद रखना है यहां पर फॉर्म संख्या 5 का क्या उपयोग है दोस्तों। आप ध्यान होगा, धारा 12 की उपधारा 5, जो धारा है धारा 12 की उपधारा 5 को याद रखना है। यह कहता है 6 माह का, क्या होता है? 6 माह का आप ड्राइविंग स्कूल से, किसी ड्राइविंग स्कूल से प्रमाण पत्र ले लेते हैं, तो साथ ही यहां पर उस ड्राइविंग जो आपने ये फॉर्म 5 में जो प्रमाण पत्र दिया है, उस प्रमाण पत्र में जो उल्लेखित है, उस श्रेणी के लिए आप डीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम कहते थे एचएमवी के लिए एलएमवी एक वर्ष हम कहते थे, तो दोस्तों यहां पर है इसका पाप कट गया है। ये है नियम है, इसको हटाया नहीं गया है, लेकिन आप इस 6 माह का दिखाकर डायरेक्ट एचएमवी भी बनवा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, वो तो कंडीशन है साथियों, एज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर फॉर्म 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खिड़की से सीधे हाथ बाहर निकालने का क्या मतलब है? सीधा मतलब कि हाथ है वो सीधा का सीधा बाहर निकाल दिया। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? यहां पे दाईं ओर मुड़ने का इरादा, मतलब कि राइट टर्न ले रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? सुनवाई, हड्डी की ताकत, दृष्टि, चाल। सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं तो सबसे जरूरी होता है दृष्टि, यानी आपको देखने की पावर, जो आंखों की दृष्टि होती है, देखना, दृश्यता की बात हो रही है। वहां पर आपको अगर आपकी दृष्टि सही नहीं है, फिर आप ड्राइविंग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ड्राइविंग का काम है हर सेकंड, एक सेकंड का यहां पर क्या होता है? महत्व होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि आप पीली रोशनी देखते हैं और पहले स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया था, चुके हैं तो क्या किया जाना चाहिए, यानी कि पीली रोशनी हो गई है, येलो लाइट ऑन होगी साथियों। कौन सी? येलो लाइट ऑन हो चुकी है, येलो लाइट। और आप स्टॉप लाइन को क्या कर चुके हैं? स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, पक्का छाप दो कमेंट सेक्शन में। तब तक हम आगे चलते हैं, देखें आप कितना इस क्लास पे ध्यान दे रहे हैं। चालक के लिए यातायात संकेतों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? चालक के लिए यातायात संकेतों का ज्ञान सेवा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सड़क की स्थिति को बनाए रखने के लिए, सड़कों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे चालक के लिए जो यातायात संकेत होते हैं, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। साथ ही में इसमें सभी को पता है, तुरंत रिवर्स लें, गलत हो जाएगा, तुरंत रुकें, आप जहां भी हो प्रतीक्षा करें। भैया लाइन को पार कर चुका तो ये भी नहीं करना, अपनी गति से आगे बढ़े और सड़क को पार करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने कहा था येलो लाइट के दो मतलब होते हैं, या तो रुकना है, या आप स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो आपको चौराया खाली करना है या चौराहे से बाहर निकलना है। और उसी को दोस्तों यहां पर इसी को क्या कहा जाता है? निकास। और निकास को दोस्तों एक दूसरा शब्द है एम्बर, AMBER, इसके नाम से जाना जाता है। इसका दो मतलब होता है, या तो आप स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं, और अगर आप पार कर चुके हैं स्टॉप लाइन को तो आपको चौराहे से बाहर निकल जाना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 46। आपको इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है और एक पी बनाया गया है और बाहर क्या बने हुए हैं? कोष्टक बने हुए हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिस भी साइन के दो बाहर कोष्टक नजर आ जाए, मतलब क्या होते हैं? ये ब्रेक शू होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक शू होते हैं। और सीधे सा मतलब है ब्रेक शू है तो ये साइन कहीं ना कहीं ब्रेक सिस्टम से है, और ब्रेक सिस्टम से है तो पी बनाया गया है, तो पी क्या हो जाएगा? पार्किंग लाइट, पार्किंग ब्रेक संकेतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जवाब। निम्नलिखित में से कौन रात में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है? रात में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही नहीं होगा? कार में गाओ, गाना गाओ भैया, क्या आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़कियों को नीचे करो भैया, ठंडी हवा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉफी पी लो, हाँ यार आलस आ गया है, आप अगर कॉफी पीना चाहते पी सकते हैं, कोई ये तो नेचुरल काम है, पी सकते हैं। गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी, भैया झपकी मत ले लेना, झपकी मत लेना, आपको याद रखना है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दो कि आप सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर आप नींद की झपकी लेते हैं, उसको इस ड्राइविंग के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 49। टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या होता है? टायर का एक साइड से घिसना, यहां पर दोस्तों नाम आता है अधिक हवा का दबाव, कम हवा का दबाव। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर दो कारण आगे हैं। अधिक हवा का दबाव होगा तो केंद्र से घिसेगा, पहली बात तो ये केंद्र से घिसेगा, और अगर कम हवा का दबाव है तो किनारों से घिसेगा। ये दो प्रश्न तो यहां पर आपके तैयार हो गए, किनारों से। अब बात आती है कि टायर का एक साइड से घिसना, ये किनारे तो क्या है? दोनों साइड होते हैं, तो ये मतलब कि ये दो तो क्या हो गए? ये दोनों ही नहीं हुए। अब एक साइड की बात आई है, अब अनुचित केम्बर, ये कास्टर। गुरुजी ये तो समझ में नहीं आया कि मतलब क्या होता है। मैंने एक दिन आपको नाम बताया था, ये कास्टर। इस कास्टर के बारे में छोटी सी कहानी बताई थी। कास्टर को हम कास्ट लिख सकते हैं, ये कास्ट, और कास्ट यानी जाति, और जाति के लोग अपने आप को किंग मानते हैं। क्या मानते हैं? किंग। और किंग से बनता है किंग पिन, किंग पिन। और ये किंग पिन जो होती है वो दोस्तों स्टीयरिंग सिस्टम से संबंधित होती है, स्टीयरिंग से संबंधित होती है। मतलब टायर के घिसने का इससे कोई लेन देन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कास्टर नहीं होगा, केम्बर होगा। अब गुरुजी ये बता दो ये केम्बर क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूं। आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के ये दो पहिए हैं, ये पहिए ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, केवल एक तो देखो आगे से होते हैं, ये तो देखो आगे से हैं, एक देखो ऊपर से हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से हो रहा है, एक ये आगे पीछे से हो रहा है। इनमें थोड़ा सा अंतर समझना आपको। ये जो आगे से हो रहा है ये तो होता है गाड़ी का टो, और ये जो आपके यहां से जो ये टायर देखो ये ऊपर से जो बाहर की ओर जा रहे हैं ये होता है केम्बर। क्या होता है? केम्बर। तो गाड़ी का अगर जो केम्बर है वो केम्बर कौन सही नहीं होता है, तो गाड़ी के जो पहिए हैं वो मतलब क्या एक साइड से क्रेक होते हैं या घिसते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बता दें कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है नहीं आया है। राज सर ने जो डेफिनेशन बताई है, जिस
तरीके से आपको समझाया है वो आपको समझ में आ रहा है, इस क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत के साथ में, इतनी एक ऊर्जा के लेकर आपको एक पावर के साथ में पढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद तो आनी चाहिए ना, तो आ रही है नहीं आ रही है, यूजफुल है या नहीं है, आप इस क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में छापेंगे। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप कहोगे गुरुजी ये अनुचित कास्टर, आपने बता दिया कास्टर से कास्ट वाले किंग बनते हैं, किंग पिन यानी किंग पिन स्टीयरिंग से संबंधित होती है, ये क्या मामला गुरुजी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका टायर है, इस टायर में ये आपका धुरा है और एक तो होता है देखो कोण, ये आपका स्टीयरिंग है, एक बनता है यहां पे ये और ये करके ये स्टीयरिंग, ये दोनों पोजीशन आपको दिख रही है, ये होता है आपका कास्टर एंगल है। क्या होता है? कास्टर एंगल है, कास्टर एंगल इसे बोला जाता है। और दोस्तों यहां पे ये एक तो होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, ये आपका जो है वो ऋणात्मक है, ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है? धनात्मक है। तो आपको थोड़ा सा इनमें क्या है अंतर करना है। और साथियों यहां पर ये जो है ये झुकाव है, ये दोस्तों यही होता है आपका किंग पिन का झुकाव, याद कर लेना किंग पिन का झुकाव। तो ये किंग पिन क्या होती है, किस खेत की मूली है, आपको पता चल गया होगा। किंग पिन ऋणात्मक कास्टर और धनात्मक कास्टर, और इनका संबंध कहां से होता है? स्टीयरिंग सिस्टम में। गाड़ी को अगर मोड़ने में समस्या आ रही है तो उसके एक कारण है ये आपका कास्टर एंगल भी गलत होना, कास्टर एंगल या किंग पिन का जो झुकाव है वो गलत होना भी हो सकता है, याद कर लेना साथियों। अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण के भीतर एक बच्चे का प्रतीक त्रिकोणीय त्रिभुज हो गया। बच्चे यानी दो बच्चे जा रहे हैं और आप सभी को पता बैग हाथ में है, आप भी स्कूल गए होंगे, आशा करता हूं। कितना मजा आता था स्कूल में यार, कितना मजा आता था। गुरुजी हमें हमारी पिटाई करते थे, हम सीधे से हाथ में डंडे खा लेते थे और मजा आता था। वापस घर आते, वापस उठना, वही बैग लिया, टिफिन लिया, नहा धो के एकदम टनाटन बाबू बन के एकदम चले गए वापस स्कूल। कितने मजे थे। और एक आज का दिन है जब हम हर काम में अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है, हर काम को करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई दूसरी जिम्मेदारी हो, आपके ऊपर भी होगी मैं आशा करता हूं। लेकिन आपको भाइयां, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर आपने संघर्ष किया है तो आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए चिंता किसी की बात नहीं है, हर किसी के पास में अपना एक दर्द होता है, मेरे पास में भी होगा, आपके पास में भी है। लेकिन इन चीजों को छोड़ो। अभी डीपी ड्राइवर की वर्दी आपको दिखाई दे रही होगी, आशा करता हूं डीपी ड्राइवर आपका सपना होगा। हम इस सपने को पूरा करेंगे, लेकिन पूरा करने के लिए खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा। भाई साहब किसकी खोपड़ी में? खोपड़ी छेद होगा दोस्तों। यहां पर डीपी ड्राइवर का जो पेपर है, डीपी का पेपर होगा, इसकी पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, इसको फोड़ के आएंगे, तभी दोस्तों ये सपना पूरा हो पाएगा। तो इस प्रश्न पे चलते हैं। तो ये जो है ये कहानी किसकी बताइए मैंने साथियों? ये बताइए स्कूल आगे, यानी आगे क्या है? एक स्कूली क्षेत्र है जहां छोटे छोटे बालक क्या है पढ़ाई के लिए जाते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो आपको करना क्या है? वाहन की गति धीमी करनी है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड की बात आ जाए तो यहां पर 25 किलोमीटर है मैक्सिमम है। स्कूल के पास में गति आपकी हो सकती है। हॉर्न की बात आए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो आप लोग स्टूडेंट तो क्या है, आप तो मेरे भाई हैं। हॉर्न के प्रयोग की बात आती है तो यहां पर हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी कहां नहीं करना चाहिए? बात आ जाती है अस्पताल, बात आ जाती है अदालत। दोस्तों ये दो स्थान ऐसे हैं, दो के अलावा एक हॉर्न प्रोहिबिटेड, ये तीन स्थान प्रोहिबिटेड या शांत क्षेत्र आ जाए है, शांत क्षेत्र आ जाए तो दोस्तों इन चार स्थानों को छोड़ के आप हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं। अदालत और आपके अस्पताल, इन दोनों स्थानों पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना। लेकिन आप इसमें कभी कभी क्या कर लेते हैं, स्कूल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, ये स्कूल है, इसमें हॉर्न का प्रयोग आप कर सकते हैं, यहां पर आप नहीं कर सकते। तो भैया थोड़ा सा हर चीज को सीखना पड़ेगा। राज सर की क्लास देख लेंगे तो कुछ भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी समस्या आपको नहीं आएगी, सब कुछ डाउट। आप कहते हैं गुरुजी डाउट तो होता ही नहीं है, होता कहां से होगा भाई साहब? राज सर डाउट छोड़ते ही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदर्श परिस्थितियों में यदि आप एक मानक कार चला रहे हैं, मानक कार आदर्श परिस्थितियों में आपको अपने सामने वाहन से कम कितने सेकंड पीछे चलना होगा। सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी यहां पे है, ए गाड़ी, एक बी गाड़ी यहां पे चल रही है। दोस्तों ये नियम होता है कि जो आपके गाड़ी आगे चल रही है, ये माना कि अचानक रुक जाती है
तो आपकी गाड़ी उसके टकरा सकती है ना। तो इस टकराने से बचने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए वो बता रहा है। तो इसका नियम होता है 2 सेकंड की भौतिक दूरी, 2 सेकंड की भौतिक दूरी। अब ये भौतिक दूरी क्या होता है, यानी कि वो दूरी जो आप अपनी गाड़ी से 2 सेकंड से तय करते हैं, 2 सेकंड से तय करते हैं, उससे ज्यादा ही आपकी दूरी यहां पर होनी चाहिए, कम दूरी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान है साथियों, रखना पड़ेगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 52। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यहां दिखाया जा रहा है। आप सभी को पता है यहां ऑयल वाला टपक रहा है, या 40 है या 60 है, मतलब क्या बता रहा है, स्पीडोमीटर नहीं होगा। तेल दबाव संकेतक मान सकते हैं, ईंधन स्तर गेज, और यहां पे काम के घंटे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टपक जो रहा है ये दोस्तों इंजन ऑयल के बारे में बताता है। मतलब तेल दबाव, तेल को दोस्तों हिंदी में, अंग्रेजी में ऑयल बोला जाता है, हिंदी में तेल को तेल बोला जाता है, यानी सॉरी जो ऑयल होता है इसको हिंदी में तेल बोला जाता है, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न, एबीएस शब्द से क्या तात्पर्य है। दोस्तों मैंने पूछा था जो आप रात में नींद की झपकी लेते हैं उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, हाईवे हाइप्नोसिस किसे कहते हैं, यानी कि रात के समय क्या करना, ऊंघना यानी झपकी लेना। अब झपकी तो सबको प्यारी लगती है, जब आप अच्छे से चाय चू पी के आप जो खिड़कियां खोलोगे, ठंडी हवा आएगी, गाड़ी चलाओगे मस्ती से, और नींद आपने ली नहीं है तो फिर भैया झपकी आएगा तो पता क्या होगा, जो हाथ या पैर है वो एक है, कुछ न कुछ तो आपका अलग होने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है। इस हाईवे हाइप्नोसिस नाम को पक्का रट लेना कि गुरुजी ने बताया था रात के समय नींद नहीं लेनी है। अगला प्रश्न दोस्तों इसको देख लेते हैं। एबीएस का मतलब क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका संबंध पूछ ले तो वो दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम से इसका संबंध होता है। अब ब्रेकिंग सिस्टम से करता क्या है, ब्रेक को अचानक लगने से रोकता है, ब्रेक लगे न रहे इससे वहां से रिमूव भी करता है। मतलब कि आपका ब्रेक जो ब्रेकिंग सिस्टम से जो वाहन फिसल सकता है उसको रोकने के लिए एबीएस काम करता है। तो सीधी सी बात पूछ ले, एबीएस का मतलब यह भी होता है, एबीएस सिस्टम गाड़ी को फिसलने से रोकता है। यह भी आपको ध्यान साथियों रखना पड़ेगा साथियों। अगला प्रश्न, भारत में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए रक्त में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा क्या है, BAC ब्लड अल्कोहल कंटेंट की मात्रा अभी मैंने पहले बताया था 0.03% आपको बतानी है। यहां पर मात्रा पूछ लिए तो यहां पर 30 mg किसमें 100 ml जो ब्लड है इसमें आपके अधिकतम मात्रा हो सकती है। इससे ज्यादा पाया गया तो साथ यहां पर वो 2-2 वाले नोट याद है क्या, 2-2 वाले नोट आपको देने हैं। कितने, 5 नोट देने हैं। 6 माह के लिए जेल में मच्छरों का आपको भोजन बनना पड़ेगा, वो एकदम आराम से आपका खून चूसेंगे। तो भैया ऐसा मत कर लेना। दूसरी बात की बात करता हूं, यहां पे धारा 185 लागू होती है साथियों, इसमें आगे होगा नहीं आया है। धारा 185 में दूसरी बार में 15,000 का इसमें जुर्माना होता है। 203 में स्वास्थ्य परीक्षण, 204 में रक्त का परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, सबको याद आप कर लेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होती है। सभी को पता है लर्निंग लाइसेंस 6 माह के लिए वैलिड होता है। लेकिन बात करते हैं स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन, स्थायी DL आवेदन कब कर सकते हैं। आवेदन तो यहां पे 30 दिन से लेके 180 दिन तक आप कर सकते हैं। बात करते हैं रिन्यू की, रिन्यू आप इसे नहीं करवा सकते साथियों। जैसे समय पूरा हुआ, ये लर्निंग समाप्त हो गया, अब आपको दोबारा से जारी करवाना पड़ेगा। धारा दोस्तों इसमें 8 में इसका उल्लेख किया गया है। 8 में आवेदन किस में करेंगे, फॉर्म संख्या 2 में आवेदन करेंगे। जारी किस में होगा, जारी साथियों फॉर्म संख्या 3 में होगा। ये चीजें आपको यहां पर नोट करनी है। आप कहां आवेदन कर सकते हैं, भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप कारोबार करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं। एक ही कंडीशन याद कर लेना, आप लाइसेंस के लिए आवेदन वहीं पर कर पाओगे जहां से आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है, वहां पर आप स्थायी DL के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत भर में DL लर्निंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है, लाइसेंस भी पूरे भारत में मान्य है। लेकिन साथियों यहां पर जो लर्निंग लाइसेंस है इसके माध्यम से जब हम स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे, उस स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन आप केवल उसी राज्य में जहां से आपने इसको जारी करवाया है आप आवेदन कर सकते हैं, अन्य किसी भी राज्य में नहीं साथियों। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न
आ चुका है। एक प्रश्न आता है कि गुरुजी जो डीएल होता है, डीएल एक्सपायर हो गया, समाप्त हो गया है, अब हम कितने समय के लिए गाड़ी चला सकते हैं? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 0/0 यानी कि पहले ये अवधि 30 दिन थी, अब ये कहां थी? 14 की उपधारा 2 आप देख लेना, इसमें लिखा गया था कि आपका जो डीएल है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर भी 30 दिन के लिए मान्य होगा, प्रभावी रहेगा। लेकिन इस नियम को 2019 में जो संशोधन हुआ है इसमें डिलीट मार दिया गया है। भैया आप गाड़ी में चला लेना, गाड़ी अगर चला ली तो पता है आपको क्या होता है? धारा 181 5000 में कितने नोट होते हैं? 2,000 वाले 2 प्लस 500 के नोट भी कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। 2 + 2 ये तो हो जाएंगे 2,000 वाले, ये तो 2,000 वाले, और ये 500 के। इतने नोट तैयार कर लेना, फिर गाड़ी चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से यातायात संकेतों के संदर्भ में कथन पहचाने कि कौन सा गलत है। गलत बताना है साथियों। यातायात संकेत ड्राइवरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। यातायात संकेत यातायात के सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, यह भी ठीक है। यातायात संकेत जागरूकता, जीवन और संपत्ति का नुकसान करते हैं। भैया ये किसने कह दिया? यातायात संकेत ड्राइवरों के लिए चेतावनी के रूप में करते हैं, चेतावनी भी होती है, बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है जो यातायात के संकेत होते हैं वो हमें आदेश देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हमें सूचना देते हैं, और हमें अग्रिम में आने वाले जो खतरे हैं उनसे, या जो सड़क के साइड में व्यवस्था होती है उनके बारे में जानकारी देते हैं, मतलब सुविधा की जानकारी, मतलब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये संकेत अति आवश्यक होते हैं। हमें पहले बता देते हैं भैया सामने ब्रेकर आने वाला है, भैया सामने मोड़ आने वाली है, भैया सामने होटल आएगी, चाय पी ले, मतलब कि विश्राम स्थल के बारे में भी बता सकता है। प्रश्न संख्या 7 यहां पर 57, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में बैठने के लिए अधिकतम वैधता क्या होती है? यहां पर अधिकतम वैधता अभी मैंने बताया था कि 30 दिन से लेकर आप 180 दिन तक क्या कर सकते हैं? डीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जवाब सही हो जाएगा। वाहन शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को प्रतिदिन जांचना चाहिए? प्रतिदिन की बात है साथियों, यहां पर शब्दों को पकड़ो। प्रतिदिन, हर दिन आप क्या देखेंगे? ईंधन टैंक यानी कि डीजल पेट्रोल है या नहीं है, इंजन तेल यानी कि ऑयल आप देखोगे। नंबर 3, कार के खरोंच, कार के कोई खरोंच आई है नहीं आई है ये देखोगे। चालक की सीट की चमड़े की स्थिति, का सीट कवर फट गया नहीं फट गया है। दोस्तों यहां पर डेली देखने की क्या आवश्यकता है? केवल आपको डीजल यानी कि डीजल या पेट्रोल की मात्रा देखनी है कि गाड़ी है या नहीं है। नहीं तो गया तो गाड़ी को खींच के धक्का देके लाने पड़ेगी भैया, नहीं तो पेट्रोल पंप से तुरंत है वो समय पर भरा लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने कितनी बार धक्का लगाया है अपने जीवन में? आपने कितनी बार धक्का लगा के आपकी गाड़ी में कितनी बार तेल खत्म हो गया है? कमेंट सेक्शन में छाप दें। पक्का? झूठ तो नहीं बोलोगे, सच बताओगे? पक्का बता दो, पक्का बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट, देखें कौन कितना क्या बताता है। अगले प्रश्न पे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ईंधन टैंक का तेल। जब आर्मेचर पहली बार घूमता है, जब आर्मेचर पहली बार घूमना शुरू करता है तो बेंडिक्स पिनियन फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ मेष में चला जाता है, क्योंकि अब यहां पर आपको ध्यान देना है। मैंने आपको एक चित्र यहां पे रखा है, ये चित्र आपको शायद समझ में आ जाएगा। पहले मैं चित्र को समझा देता हूं यार। चित्र कहां गया? ये आ गया। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ये होता है देखो आपका, ये जो आपका सोलेनॉइड स्विच होता है, सोलेनॉइड स्विच के यहां 2 टर्मिनल होते हैं। मैं इसका कलर ले लेता हूं, ब्लैक दिख जाएगा क्या? हाँ, ये 2 टर्मिनल होते हैं। ये आपका पिस्टन है, क्या है? ये आपका पिस्टन है। जैसे हम वहां से होल्ड इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये पिस्टन इधर मूव करेगा, इधर मूव करके ये जो 2 टर्मिनल है इनको क्या कर देगा? टच कर देगा। टच करते ही ये मोटर क्या हो जाएगी? ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घूमना शुरू हो जाएगी। कार्बन ब्रुश होते हैं, देखो ये ब्रुशेस कार्बन ब्रुश यहां पे होते हैं। यहां पे कम्यूटेटर भी है होता है, देखो ये कम्यूटेटर आप कहते हैं ना, कम्यूटेटर किसका भाग है भैया? ये सेल्फ स्टार्टर का भाग है। कार्बन ब्रुश ये भी इसी का भाग है। तो यहां पर देना है ध्यान आपको कि जब ये पिस्टन मूव करता है, मूव करते समय इन 2 टर्मिनल को मिलाकर इस मोटर को स्टार्ट करने का काम कौन करता है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड स्विच का प्रयोग क्यों करते हैं? जो बैटरी से पावर मिलती है, वो बैटरी की पावर से ये जो आपकी सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो जल न जाए, इसको कोई खतरा पैदा ना हो, इसके लिए इस स्विच का, खतरनाक स्विच होता है, ये मोटर की सुरक्षा करता है, इसके लिए सोलेनॉइड स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे देखो एक ये क्या लगी हुई है? एक कड़ी सी लगी हुई है। ये कड़ी क्या होगी? जब पिस्टन मूव इधर करेगा तो ये कड़ी यहां से नट है, ये इधर जाएगी तो यहां से देखो ये बाहर आएगी, और ये आपका क्या है? पिनियन गियर है। ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आती यहां पे क्या है? फ्लाईव्हील है। ये गियर इस फ्लाईव्हील से क्या हो जाएगा?
मैश हो जाएगा। यानी कि पिस्टन इधर गया तो यहां से ये जो स्लाइडिंग जो है लगी हुई है, ये स्लाइडर इस पिनियन गियर को बाहर की ओर धकेलेगा। बाहर की ओर धकेलते ही ये आपके फ्लाईव्हील पर जो रिंग गियर है उससे जुड़ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा साथियों, में पूरी उम्मीद है वो करता हूं। ये मैं वापस इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको इस पर्सन के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ये आपका आ गया वापस। मांझा भाई क्यों बदमाशी कर रहा है पता नहीं। हाँ, अब इस पे पढ़ते हैं। सबसे पहले पेन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर शिफ्ट लीवर पिनियन को अंदर आर्मेचर को ले जाता है, ड्राइव स्प्रिंग फ्लाईव्हील को धक्का देता है, थ्रेडेड स्लीव पिनियन के भीतर मुड़ जाती है और पिनियन को बाहर की ओर ले जाती है। थ्रेडेड स्लीव पिनियन के भीतर मुड़ जाती है, ध्यान रखना, और पिनियन को बाहर की ओर क्या कर देती है, ले जाती है। ये देखो पिनियन क्या होता है, बाहर की ओर मूव कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जवाब सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार परमिट का क्या अर्थ होता है? परमिट एक प्रकार की आज्ञा होती है, एक प्रकार की अनुज्ञा होती है, एक प्रकार की अनुज्ञा और एक प्रकार की परमिशन होती है। किसकी साथियों? किसी भी वाहन का परिवहन के रूप में प्रयोग करना, परिवहन के रूप में वाहन का प्रयोग, परिवहन के रूप में प्रयोग करना साथियों किसका काम होता है? परमिट का एक इजाजत होती है जो एक परिवहन अधिकारी देता है। वाहन के मालिक से ड्राइव करने के लिए परमिट, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों आज का ये आपको जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत छापना है और पक्का बताना है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इसमें मजा आया नहीं आया। साथियों अगर आप एक अपना कमेंट नहीं बताओगे हमें पता नहीं चलेगा और हम अपनी जो क्लास है इसमें इंप्रूवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जरूर है अपनी राय देनी है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं स्टडी एट होम पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये क्रैश कोर्स है मात्र आपको 15 घंटे में, मात्र 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स है वो हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। आपको बेहतरीन जो नोट्स है वो देने वाले हैं, नोट्स प्लस आपको वीडियो सॉल्यूशन दोनों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा कोर्स साथियों यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो आप इस ऐप के ऊपर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा 30 प्रैक्टिस सेट है, ड्राइवर की बेस्ट प्रैक्टिस सेट होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो 1000 बेस्ट वन लाइनर है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, परचेज करके पढ़ सकते हैं और अपनी जो ड्राइवर की बेहतरीन तैयारी है उसको राज सर के नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स हैं, आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने ड्राइवर का जो सपना है, आप जो वर्दी का सपना है इसको पूरा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत आप इस ऐप को डाउनलोड करें। कोई भी समस्या आपको आ रही है तो 8764188848 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राज सर के नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या आप क्या करेंगे आप फोन कर देंगे। दोनों में से एक काम के माध्यम से आप कोई भी सलाह सुझाव ले सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।